हेलो स्टूडेंट, मैं निशा शर्मा आई स्टडी ऑनलाइन में मैं आपका वेलकम करती हूँ। देखो बच्चों, अपना जो आज का टॉपिक रहेगा वो टॉपिक जो रहेगा वो अपन पढ़ेंगे बच्चों सेल बायोलॉजी और जेनेटिक्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में। ठीक है, सेल बायोलॉजी और जेनेटिक्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में अपन डिस्कस करेंगे कि इसके जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इससे पहले जो अपन ने लेक्चर पढ़े हैं उसमें भी अपन ने बहुत सारे पेपर्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व किए हैं। आज जो अपन पेपर लेके आए हैं वो रहेगा बच्चों अपना सेल बायोलॉजी और जेनेटिक्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। ठीक है, तो अपन स्टार्ट करते हैं। अपना पेपर जो है उस पेपर का जो नाम है वो है बच्चों सेल बायोलॉजी एंड जेनेटिक्स। ठीक है, पेपर का क्या नाम है बच्चों, सेल बायोलॉजी और जेनेटिक्स। कि सेल बायोलॉजी के अंदर तो क्या पढ़ते हैं अपन, स्टडी ऑफ सेल ऑर्गेनल या सेल में प्रेजेंट जितने भी कोशिकांग हैं उनकी स्टडी ही तो करते हैं। ऐसा ही तो है ना बच्चों, इसके अलावा भी कुछ थोड़ी होता है, नहीं होता। मेरी बात आपको समझ में आ रही है? तो अपन सेल बायोलॉजी के अंदर क्या पढ़ेंगे उसके बारे में मैं आपको बताऊंगी। तो देखो, सेल बायोलॉजी की अगर मैं बात करूं तो इसके अंदर अपन देखेंगे बच्चों, सेल बायोलॉजी क्या है, स्टडी ऑफ सेल एंड इट्स ऑर्गेनल। सेल बायोलॉजी क्या है कि स्टडी ऑफ सेल की स्टडी करना, है ना। क्या करना बच्चों, सेल की स्टडी करना और उसमें प्रेजेंट जितने भी ऑर्गेनल्स हैं उनकी स्टडी करना। ऑर्गेनल्स क्या है, ऑर्गेनल्स जैसे माइटोकॉन्ड्रिया है वो ऑर्गेनल है, गोल्जी बॉडी है वो भी ऑर्गेनल है। इसके अलावा अगर अपन देखें, माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, गोल्जी बॉडी हो गया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गया, प्लाज्मा मेम्ब्रेन इसकी आउटर कवरिंग हो गई, इसके अलावा न्यूक्लियस हो गया। सबसे मेन जो है वो रेगुलेशन करता है ना पूरी सेल का, वो क्या है, न्यूक्लियस है। इस टाइप से जितने भी सेल के पास ऑर्गेनल होते हैं, कोशिकांग जो होते हैं, उनकी स्टडी करना और उस सेल की स्टडी करना क्या कहलाता है बच्चों, सेल बायोलॉजी कहलाता है। अब जेनेटिक्स क्या है, नेक्स्ट पेपर के बारे में मैं बता रही हूं बच्चों। अब दूसरा जो आता है वो आता है जेनेटिक्स। तो ये जेनेटिक्स क्या है, सेल बायोलॉजी तो अपन को पता है कि ये सेल बायोलॉजी है, ठीक है, तो जेनेटिक्स क्या है फिर, है ना। तो अगर जेनेटिक्स के बारे में अपन बात करें कि जेनेटिक्स किसे कहते हैं, तो जेनेटिक्स क्या होती है बच्चों, जीन का इनहेरिटेंस देखना। ठीक है, कि कौन से कैरेक्टर के लिए, बेसिकली अगर मैं समझाऊं तो अपने लिए कौन से कैरेक्टर के लिए कौन सा जीन रिस्पॉन्सिबल है। जीन का स्थानांतरण जो है वो एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में होता है, नहीं होता है, जीन का रोल क्या है, जीन क्या करता है, क्या नहीं करता है, वो सारा का सारा अपन किस में पढ़ते हैं बच्चों, जेनेटिक्स के अंदर पढ़ते हैं। ठीक है, सेल बायोलॉजी में आपके सेल ऑर्गेनल्स दे रखा है और जेनेटिक्स के अंदर आपके मेंडल की जेनेटिक्स हो गई, साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस हो गए, सारे के सारे म्यूटेशन हो गए, यानी क्रोमोसोमल म्यूटेशन हो गए। इसके अलावा अगर देखा जाए तो एबीओ ब्लड ग्रुप हो गए, यानी एलिल्स हो गए ना, बहुत सारे मल्टीपल एलिल जो है वो हो गए। इस टाइप से बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स है जो जेनेटिक्स में भी आपके दिए हुए हैं। मैं जो पेपर लेके आई हूं, मैं जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आई हूं बच्चों, वो वेरी इंपॉर्टेंट है। आप इनको जो लिखना अपनी नोटबुक के अंदर और इनको प्रिपेयर करके जाना बच्चों। जो भी मैं 10 से 12 आपको क्वेश्चन बताऊंगी उनमें से आपके पेपर में 8 से 9 क्वेश्चन जो है वो जरूर मिलेंगे, क्योंकि मैं इनको स्टडी करके लेके आई हूं कि आपके पीछे वाले 10 साल के अंदर कौन कौन से पेपर आए हुए हैं, किस टाइप से आए हुए हैं। यहां तक कि जब आपका पेपर पैटर्न भी चेंज था, उससे पहले के क्वेश्चंस जो है उनको भी मैंने कंपेयर किया है कि कौन से क्वेश्चन जो है जो कि वेरी इंपॉर्टेंट है आपके आने वाले पेपर के लिए।
ठीक है। बच्चा जो है वो स्मार्ट स्टडी इस टाइम पे, वैसे तो स्कॉलर बच्चे जो हैं वो सारा का सारा पेपर ही पढ़ते हैं, ऐसी बात नहीं है ना कि पेपर नहीं पढ़ते। बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं, जैसे मैंने देखे भी है, मेरे स्टूडेंट्स भी ऐसे हैं कि नहीं मैम मुझे तो पूरा ही पढ़ना है, मैं तो पूरा ही पढ़ूंगा, या मैं तो पूरा ही पढ़ता हूँ, मैं तो पूरा ही पढ़ के जाता हूँ। एक मेरे पास ऐसा स्टूडेंट है जो बोलता है कि मैम मैं तो ऐसे क्वेश्चंस देखता हूँ जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, उनको मैं बहुत अच्छे से प्रिपेयर करके जाता हूँ। एक तो जो पूरा साल पढ़ता है और पूरी मेहनत करता है अपनी, और वो सारा पढ़ के जाता है, और एक मेरे पास ऐसा स्टूडेंट है जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट पढ़ के जाता है और कंपेयर करके पढ़ के जाता है। तो नंबर जो है हमेशा ऐसे स्टूडेंट के देखे हैं, मेरे एक्सपीरियंस से बोल रही हूँ, कि जो जिसने स्मार्ट स्टडी की है, ठीक है, जो कंपेयर करके पढ़ता है, एग्जाम के पैटर्न को देख के पढ़ता है। ठीक है, ऐसे रट्टा लगाने से तो कोई लगा लो, सब रट्टा लगाते जाओ, ठीक है, रट्टा लगाने से परसेंटेज नहीं बनते हैं बच्चों। ठीक है, तो ये क्वेश्चंस जो मैं आपको बता रही हूँ वो आप जरूर तैयार करना, अच्छे से इनको लिख कर इनकी बार बार में प्रैक्टिस करना, इनको रिवाइज करना, ताकि आपकी ये क्वेश्चन जो है वो बहुत ज्यादा स्ट्रोंग हो जाए। ठीक है, तो अपन चलें, तो अपना टॉपिक पे आ जाते हैं। अपन बात करते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की। अपन किसकी बात करें? इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की बात करते हैं। सबसे पहला जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो आता है फर्स्ट नंबर, प्लाज्मा मेम्ब्रेन का फ्लूइड मोजेक मॉडल। प्लाज्मा मेम्ब्रेन का फ्लूइड मोजेक मॉडल। प्लाज्मा मेम्ब्रेन का फ्लूइड मोजेक मॉडल किसने दिया था? पता होना चाहिए, सिंगर और निकोलसन ने दिया था। इसने बताया था कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है वो लिपोप्रोटीन की बनी होती है, लिपिड की लेयर कैसे अरेंज होती है और उनके बीच में प्रोटीन जो है वो कैसे होते हैं। कुछ बाहर की तरफ एक्सट्रिंसिक प्रोटीन होते हैं, कुछ इंट्रिंसिक प्रोटीन प्रेजेंट होते हैं, कुछ कैरियर प्रोटीन होते हैं जो कि सेल के अंदर पदार्थों को लेकर जाने के लिए और बाहर जाने का भी वर्क करते हैं, यानी एज ए चैनल्स की तरह वर्क करते हैं। ठीक है, तो जो सबसे पहला और वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फर्स्ट नंबर जो सबसे पहला जो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो क्वेश्चन क्या है बच्चों? प्लाज्मा मेम्ब्रेन का फ्लूइड मोजेक मॉडल। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं तो वो आता है माइटोकॉन्ड्रिया की स्ट्रक्चर और उसके फंक्शन। क्या आएगा? स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, क्या आ गया? स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया की संरचना कैसी होती है, उसके कार्य कैसे होते हैं, और एक और मैं बता देती हूं उसका बायोजेनेसिस, ये भी पढ़ लेना। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया की स्ट्रक्चर, फंक्शन और बायोजेनेसिस तो बहुत रेयर आता है, लेकिन आप माइटोकॉन्ड्रिया पढ़ते हो तो 10 से 15 लाइन बायोजेनेसिस की है, तो वो भी आप साथ में पढ़ लें, ताकि कोई भी इस टाइप से मिस्टेक नहीं हो कि आप छूट जाओ पीछे, है ना, रेस से बाहर हो जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन, माइटोकॉन्ड्रिया के बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन आता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की स्ट्रक्चर और उसके फंक्शन। स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को हिंदी में क्या बोलते हैं? अंतःप्रदवी जालिका।
एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की स्ट्रक्चर कैसी होती है और वो किसमें हेल्प कर रही है, उसके कार्य क्या क्या है, तो वो क्या आ जाता है, स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में आ जाता है कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की संरचना कैसी है और ये कैसे वर्क कर रही है, यानी इसका जो कार्य है वो कैसा है। तो उसमें क्या पढ़ेंगे अपन, इसके बारे में पढ़ना है, स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इसके बाद में नेक्स्ट जो टॉपिक आएगा वो है स्ट्रक्चर, फंक्शन एंड टाइप ऑफ राइबोसोम। स्ट्रक्चर, फंक्शन एंड टाइप्स ऑफ राइबोसोम। एक तो ऐसे होता है ना, एक तो होता है 70S राइबोसोम, है ना, और एक कौन सा होता है 80S राइबोसोम। तो इनका एग्जाम में क्वेश्चन पता है क्या आया हुआ है, क्वेश्चन ये आया हुआ है प्रोकैरियोटिक राइबोसोम, प्रोकैरियोटिक राइबोसोम और यूकैरियोटिक राइबोसोम, यूकैरियोटिक राइबोसोम में अंतर बताओ। अब क्वेश्चन ये नहीं आया कि आपके 70S और 80S राइबोसोम में अंतर बताओ, अब क्वेश्चन क्या आया आपके एग्जाम में कि प्रोकैरियोटिक राइबोसोम और यूकैरियोटिक राइबोसोम में अंतर बताओ। तो खुजाने लग जाओगे यहां से, प्रोकैरियोटिक राइबोसोम कौन सा हो गया, अब ये यूकैरियोटिक, ये तो मैडम ने बताया ही नहीं था, मतलब मैंने नहीं, आपने जो कॉलेज में जहां से पढ़ा है, ठीक है, उनकी बात कर रही हूं मैं तो बता रही हूँ ना आपको यहाँ पे। तो देखो आप कैसे आप सोचोगे कि मैम ने ऐसे तो करवाया ही नहीं था, राइबोसोम तो मैम ने करवाया था लेकिन ये तो करवाया ही नहीं था। तो ये है ही बेटा क्या, ये मैम ने आपको करवाया है, आपकी मैम ने भी करवाया है ये आपको, कि जो 70S राइबोसोम होते हैं ना वो प्रोकैरियोट्स में प्रेजेंट होते हैं, यानी प्रोकैरियोटिक सेल में पाए जाने वाले राइबोसोम है, और जो 80S होते हैं वो यूकैरियोटिक राइबोसोम है, यानी यूकैरियोटिक सेल में पाए जाने वाले राइबोसोम है। इसलिए प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोट से कंफ्यूज मत हो ना बच्चों, एक तो कौन सा है 70S राइबोसोम है और एक कौन सा है बच्चों 80S राइबोसोम है। समझ में आ रही है मेरी बात, एक तो 70S राइबोसोम की बात कर रहे हैं अपन, एक 80S राइबोसोम की बात कर रहे हैं, ठीक है, मिटा दूं तो टाइप आ जाता है, डिफरेंस पूछ लिया जाता है 70S और 80S के अंदर, ठीक है। नेक्स्ट चलो, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा जाएगा वो है न्यूक्लियस की स्ट्रक्चर, फंक्शन, न्यूक्लियस यानी ऐसे लिख दूं ना, स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ न्यूक्लियस। स्ट्रक्चर एंड functions of nucleus। न्यूक्लियस जो है वो केंद्रक को बोलते हैं बच्चों, ऐसे ही तो होता है, देखो ऐसे, एक सेकेंड में बना लेती हूँ थोड़ा सा। आप बोलोगे नहीं मैम ऐसा तो नहीं होता है, अभी बताऊंगी बच्चों, ऐसा ही होता है। अब आपको समझ में आ रहा होगा मैं क्या कर रही हूं, अब आप बोलोगे हाँ मैम ऐसा ही होता है। ये है इसकी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन यानी केंद्रक झिल्ली, और इसमें छोटे छोटे पोर्स प्रेजेंट होते हैं केंद्रक झिल्ली में, है ना, ये है वो पोर, न्यूक्लियर पोर। ऐसी स्ट्रक्चर है, इसके अंदर क्या भरा हुआ है, क्रोमेटिन मटेरियल ऐसे भरा हुआ है, ऐसे, साथ साथ में इसमें न्यूक्लियोलस भी प्रेजेंट है और इसमें लिक्विड भी प्रेजेंट है।
ठीक है। तो अब क्या है, ये और भी बहुत सारा डिटेल है इसमें, दो टाइप के, कुछ तो डार्क जो गहरे होते हैं ऐसे क्रोमेटिन पदार्थ है, एक ऐसे डार्क होते हैं कुछ तो, और कुछ जो है वो हल्के होते हैं, है ना, कुछ तो यानी यूक्रोमेटिन होते हैं, कुछ हिटेरोक्रोमेटिन होते हैं, ऐसे ही तो होते हैं। तो ये जो है ये क्या है अपने पास, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, इसके अंदर मेन जो है वो क्या है, क्रोमेटिन फाइबर, हिटेरोक्रोमेटिन और यूक्रोमेटिन, दो टाइप के होते हैं ना। एक तो कौन से होते हैं बच्चों, हिटेरो क्रोमेटिन, एक कौन से होते हैं, यू क्रोमेटिन, ऐसे ही तो है। फिर इसके अंदर जो है न्यूक्लियर, ये न्यूक्लियोलस है, ठीक है। क्या है बच्चों, सारे स्ट्रक्चर की, न्यूक्लियस की जो संरचना है, न्यूक्लियस की जो स्ट्रक्चर है उसके बारे में मैं डिस्कस कर रही हूं कि एक जो न्यूक्लियस है उसकी जो संरचना होती है बच्चों वो किस प्रकार की होती है। साथ साथ में इसमें क्या पाया जाता है, देखो इसमें पाया जाता है, कुछ तो होते हैं इंट्रा न्यूक्लियर क्रोमेटिन मटेरियल और कुछ होते हैं पेरी न्यूक्लियर क्रोमेटिन मटेरियल, ठीक है। एक तो जो परिधि की ओर पाए जाते हैं और जो एक सेंटर में पाए जाते हैं, तो परिधि की ओर जो क्रोमेटिन मटेरियल पाया जाता है उनको बोला जाता है बच्चों पेरी न्यूक्लियर क्रोमेटिन मटेरियल, पेरी न्यूक्लियर क्रोमेटिन मटेरियल। और जो सेंटर के अंदर प्रेजेंट होते हैं उनको बोला जाता है इंट्रा न्यूक्लियर क्रोमेटिन मटेरियल। क्या बोला जाता है बच्चों इनको, इंट्रा न्यूक्लियर क्रोमेटिन मटेरियल। इंट्रा न्यूक्लियर क्रोमेटिन मटेरियल, है ना, समझ में आई बात। और इसके अंदर जो है वो बहुत सारे गैप भी प्रेजेंट होते हैं। ये अंदर वाला जिसमें लिक्विड भरा रहता है इसको मैट्रिक्स बोलते हैं और इसको न्यूक्लियोलस बोला जाता है। ये इसकी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है। इस टाइप से न्यूक्लियस की स्ट्रक्चर होती है। तो आपके क्वेश्चन क्या पूछा जाता है, स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियस, यानी ये स्ट्रक्चर बनानी है, इसकी थ्योरी लिखनी है। फिर है फंक्शन ऑफ न्यूक्लियस, यानी कार्य क्या होता है, न्यूक्लियस किस में हेल्प करता है, तो सारी सेल की जितनी भी एक्टिविटी होती है उनका रेगुलेशन करता है न्यूक्लियस, ठीक है। न्यूक्लियस जो है वो डीएनए पाया जाता है जो कि आनुवांशिक दृष्टि से काफी इंपॉर्टेंट होता है ना। न्यूक्लियस के अगर अपन फंक्शन की बात करें तो उन फंक्शंस की बात कर रही हूं मैं, कि जो न्यूक्लियस है उसमें डीएनए होता है, सारी उपापचयी क्रियाओं का कंट्रोल रखता है, सेल डिवीजन करता है ये, ठीक है। इसके अलावा एमआरएनए राइबोसोम का संश्लेषण भी करता है ये, सॉरी आरआरएनए और राइबोसोम का जो संश्लेषण है वो भी करता है, ठीक है। तो ऐसे करके बहुत सारे इसके फंक्शन हो जाएंगे। आ जाता है शॉर्ट क्वेश्चन, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन क्या है, तो न्यूक्लियस के अराउंड पाई जाने वाली जो मेम्ब्रेन है उसको न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बोलते हैं, ठीक है। समझ में आ गई। तो ये क्वेश्चन जो बनता है वो है न्यूक्लियस एंड फंक्शन ऑफ न्यूक्लियस का। क्वेश्चन क्या था बच्चों, न्यूक्लियस और फंक्शन ऑफ न्यूक्लियस। न्यूक्लियस क्या है और न्यूक्लियस के फंक्शन क्या है, केंद्रक के फंक्शन। नेक्स्ट अगर बात करें टॉपिक की तो देखो आगे, नेक्स्ट टॉपिक अपन देखते हैं। नेक्स्ट टॉपिक जो आएगा अपने, नेक्स्ट टॉपिक अगर अपन नेक्स्ट टॉपिक की बात करें बच्चों तो वो आ जाता है बच्चों सेल डिवीजन है। एक सेल जो है वो डिवाइड होके कितनी सेल बनाती है, 2 सेल बना रही है, ठीक है। सेल डिवीजन उसी को तो बोलते हैं, पता होगा आपको सेल डिवीजन क्या होता है, कि
एक सेल जो है वो डिवाइड होकर कितनी सेल बना रही है, तो एक सेल डिवाइड होकर 2 सेल बना रही है, तो उसको अपन नाम क्या देते हैं, सेल डिवीजन। सेल का डिवाइड होना, सेल डिवीजन 2 प्रकार का है। और ये क्वेश्चन जो है मैं डेफिनेटली आपको बोल रही हूँ, दोनों प्रकार के सेल डिवीजन एग्जाम में पढ़ के जाना, मियोसिस भी पढ़ के जाना, माइटोसिस भी पढ़ के जाना। सेल डिवीजन से क्वेश्चन आपके चाहे मियोसिस से आ जाए चाहे माइटोसिस से आ जाए, एग्जाम में क्वेश्चन आएगा ही आएगा, ठीक है, तो इसको पढ़ के जाना। तो सेल डिवीजन कितने टाइप का, 2 टाइप का। एक तो कौन सा सेल डिवीजन होता है बच्चों, माइटोसिस, ठीक है, माइटोसिस डिवीजन। एक कौन सा सेल डिवीजन होता है, मियोसिस डिवीजन। इसको बोलते हैं बच्चों समसूत्री विभाजन। समसूत्री विभाजन, इसको बोला जाता है अर्धसूत्री विभाजन। अर्धसूत्री विभाजन। एक तो कौन सा हो गया बच्चों, समसूत्री विभाजन हो गया, और एक कौन सा हो गया, अर्धसूत्री विभाजन। अब क्या है ये समसूत्री विभाजन, क्या है अर्धसूत्री विभाजन, क्या है, पता तो होना ही चाहिए ना, आपको पता होना चाहिए कि समसूत्री विभाजन जो है वो किसे कहते हैं अपन, और अर्धसूत्री विभाजन जो है वो किसे कहा जाता है। तो देखो ये अपने पास एक सेल है जिसमें 2n कंडीशन है। 2n का मतलब अपने क्रोमोसोम कितने हैं बच्चों, 46 है ना, यानी 46 क्रोमोसोम बोल दूं मैं, या इसको ऐसे बोल दें अपन 23 पेयर, इसको बोलते हैं 2n कंडीशन। आप बहुत सारे स्टूडेंट को ये भी पता नहीं होता है कि 2n क्या है, n क्या है ना। तो आज समझ लो 2n और n क्या है, कि अपनी बॉडी में जितने भी क्रोमोसोम है, बॉडी का मतलब सेल में, क्रोमोसोम तो बहुत सारे हैं अपने पास, लेकिन एक सेल के अंदर कितने क्रोमोसोम है उसकी बात कर रहे हैं अपन। तो एक सेल जो है उसके अंदर टोटल क्रोमोसोम कितने होते हैं बच्चों, 46 होते हैं, ठीक है, ये 2n कंडीशन है, यानी 46 हो गए। तो जब ये सेल डिवाइड करती है, जब ये सेल डिवाइड करती है, जब इस सेल का डिवीजन होता है, तो 2 सेल बनेगी ना, एक ये बन गई और एक ये बन गई। सेल ने डिवीजन किया और 2 सेल बनाई, इसको सेल डिवीजन बोल दिया। लेकिन इसमें माइटोसिस और मियोसिस क्या है, अगर मैं बोलूं 2n वाली सेल डिवाइड करके 2n ही बनाती है दोनों सेल, तब तो इसको बोलते हैं माइटोसिस। समसूत्री, ऐसी है ऐसी की ऐसी बना ली। सूत्र का मतलब क्रोमोसोम, क्रोमोसोम समान है, उसको बोलते हैं समसूत्री विभाजन। माइटोसिस डिवीजन या माइटोटिक डिवीजन, जिसमें ऐसी सेल जब डिवाइड करती है और 2 सेल बनाती है, तो मदर सेल में और डॉटर सेल के अंदर अगर क्रोमोसोम के नंबर सेम है तो उसको बोला जाता है समसूत्री विभाजन। यहाँ 2n है तो ये भी 2n रहेगी और ये भी 2n रहेगी। ये जो विभाजन है इसको बोला जाता है समसूत्री विभाजन। इसकी बहुत सारी फेज आती है, जैसे प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज, ठीक है। फिर आता है अर्धसूत्री विभाजन की ये मियोसिस क्या है। फिर माइटोसिस तो मैम चलो समझ में आ गया कि आपने ऐसे बोल दिया, अब ये मियोसिस क्या है, तो अपन को क्या पता होना चाहिए कि मियोसिस क्या है, ठीक है। तो अब अपन मियोसिस के बारे में देखें कि मियोसिस क्या है। तो देखो अगर अपन मियोसिस की बात करें, ठीक है, अगर अपन किसकी बात करें मियोसिस की, तो ये अपने पास एक सेल है, इसके पास 2n है। 2n वापस अभी तो बताया मैम, आप वापस मत बताना अब, है ना। 2n का मतलब होता है 46 क्रोमोसोम या 23 पेयर क्रोमोसोम का पाया जाना। जब ये डिवाइड करती है तो कितनी सेल बनाती है, 2 सेल बनाती है, कि मैम डिवाइड करेगी तो 2 सेल बनाएगी। अब जब ये डिवाइड करके 2 सेल बनाती है तो यहाँ 2n है ना, तो यहाँ n हो जाते हैं बच्चों, यहाँ पे भी n हो जाएंगे, यानी 46 थे तो इधर कितने हो गए, 23 हो गए, और इधर कितने हो गए, 23।
यानी 46 क्रोमोसोम के आधे तो इसमें चले गए और आधे इसमें चले गए, तो इसको क्या बोला जाता है बच्चों? मियोसिस डिवीजन। मियोसिस डिवीजन यानी अर्धसूत्री, यानी जो सूत्र होते हैं, जो क्रोमोसोम होते हैं वो दोनों सेल के अंदर आधे आधे हो जाते हैं, उसको बोला जाता है अर्धसूत्री विभाजन। ठीक है, अपनी बॉडी में जहां जहां सेल डिवीजन हो रहा है, लगभग एक सेल जो है वो 24 घंटा लेती है डिवाइड करने के लिए, यानी एक सेल जो है वो डिवाइड हो सकती है 24 घंटे के अंदर अंदर, इतनी। और मेन सेल साइकिल में 23 आवर लगते हैं, केवल 1 घंटा डिवाइड करने में लगाती है ये। ठीक है, तो अगर देखा जाए तो अपनी बॉडी की जितनी भी सेल है वो सारी एक सेल को छोड़कर, केवल एक सेल को छोड़कर बाकी सारी सेल जो है माइटोसिस डिवीजन करती है, और एक सेल जो मियोसिस डिवीजन करती है वो ओवेरी में पीजीसी सेल जो होती है वो ओवम बनाती है, वो डिवीजन हो गया यानी फीमेल के अंदर। और मेल के अंदर टेस्टिस की जो पीजीसी सेल होती है वो स्पर्म बनाती है, वो किसमें हो गया? मेल के अंदर। ये टेस्टिस सेल और ओवेरी की जो सेल है वो मियोसिस डिवीजन करती है, बाकी बॉडी की जितनी भी सेल है वो कैसा डिवीजन करती है बच्चों? माइटोसिस डिवीजन करती है। ठीक है, टेस्टिस ओवेरी की सेल जो है वो मियोसिस करेगी, और बाकी जो है वो कैसा डिवीजन करती है? माइटोसिस डिवीजन। तो ये पढ़ना एग्जाम में, दोनों टाइप का सेल डिवीजन, मियोसिस और माइटोसिस दोनों पढ़ के जाना। हर बार कभी मियोसिस आ जाता है लॉन्ग क्वेश्चन एग्जाम में, कभी माइटोसिस आ जाता है। जरूरी नहीं है कि पिछली बार मियोसिस आ गया तो इस बार भी मियोसिस नहीं आएगा, अब आप माइटोसिस पढ़ लोगे। मियोसिस दोबारा भी रिपीट हो सकता है, आप चाहे क्वेश्चंस देख लेना पीछे के। ठीक है, चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चंस की बात करते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, चलो अगर अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो आता है वो डीएनए का रेप्लिकेशन है। रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए, रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए यानी डीएनए का प्रतिकृतिकरण, यानी रेप्लिकेट कैसे होता है कि एक डीएनए जो है वो अपने जैसे डीएनए का फॉर्मेशन करता है। ऐसा ही तो होता है कि एक जो डीएनए है वो अपने जैसे डीएनए का फॉर्मेशन करेगा, यानी वो रेप्लिकेशन करेगा। तो रेप्लिकेशन होता कैसे है, प्रोसेस क्या है रेप्लिकेशन होने की, तो उसको अपन देखेंगे। और मेन जो एग्जाम में रेप्लिकेशन का क्वेश्चन आता है वो सेमी कंजर्वेटिव मेथड का आता है। अब मैम ये सेमी कंजर्वेटिव मेथड क्या है, चलो मैं थोड़ा सा बता देती हूँ। ठीक है, ज़्यादा डिटेल में तो नहीं बता पाऊंगी, लेकिन जितना होता है उतना आपको बताते हैं। एक डीएनए है अपने पास, ऐसा होता है, देखो ऐसे, ऐसा अपने पास एक डीएनए है, ये 3 प्राइम है इसका, ये 5 प्राइम है इसका, ये 5 प्राइम है इसका, ये 3 प्राइम है इसका, ऐसा ही है। अब ये मत बोलना मैम आपने ऊपर ऊपर तो 3 प्राइम लिख दिया और नीचे नीचे 5 लिख दिया, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये वाला देखो ये ऐसे घूम के जा रहा है ऐसे, तो ये ही है नीचे वाला, तो ये 3 है तो इसका ही दूसरा सिरा 5 होगा। ठीक है, ये 5 है प्राइम तो इसका ही दूसरा सिरा 3 होगा। तो जरूरी नहीं है कि ऊपर 3 और 5 आए, नीचे 3 और 5 आए। जब अपन ऐसे बोलते हैं, देखो इसको खोल लेते हैं, ऐसा ऐसे बना लेते हैं, खोल के इसको ऐसे सीधा कर लेते हैं, तब तो अपन भी बोल सकते हैं कि ये 3 है और ये वाला 5 है और ये वाला 5 है और ये वाला क्या है 3 है। लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है कि ऊपर वाले 3 या ऊपर वाले 5 हो, नीचे वाले स्टैंड वाले क्या हो, 3 ही 3 हो। अब सेमी कंजर्वेटिव रेप्लिकेशन क्या है, यही तो अपन को मेन बताना है कि रेप्लिकेशन सेमी कंजर्वेटिव मेथड से कैसे होता है, या ये सेमी कंजर्वेटिव ऑफ रेप्लिकेशन जो है वो क्या होता है ना, यही देखना है। सेमी कंजर्वेटिव ऑफ रेप्लिकेशन जो है वो क्या होता है, चलो बात करते हैं। अर्ध संरक्षी विधि, इसको बोला जाता है अर्ध संरक्षी विधि, कि जब डीएनए रेप्लिकेट करता है यानी अपनी कॉपी बनाता है। थोड़ा सा मैं पानी पी लेती हूँ बच्चों।
अब बात करते हैं, जब डीएनए रेप्लिकेट करता है यानी अपनी कॉपी बनाता है, तो जब ये कॉपी बनाता है तो ये दोनों स्ट्रैंड को अलग अलग कर लेता है और दोनों स्ट्रैंड जो है वो अपने कॉम्प्लीमेंट्री कॉपी बनाते हैं। इसको बोलते हैं सेमी कंजर्वेटिव। जैसे ये डीएनए है, इस डीएनए का अब इसको सीधा बना ले, इसको ऐसे बना लिया, ये अपने पास एक डीएनए है ऐसा, ये 3 प्राइम है इसका और ये 5 प्राइम है, ये इसका 5 प्राइम है तो ये कौन सा हो जाएगा, इसका 3 प्राइम होगा। ऐसे ही पढ़ते हैं अपन कि एक 3 प्राइम है, दूसरा 5 है, दूसरा 5 है तो पहला 3 है। अब जब डीएनए का रेप्लिकेशन होता है तो ये बॉन्ड जो है ये आपस में टूट जाते हैं और ये ऐसा हो जाता है, ऐसा, ये अलग और ये अलग हो गया, ठीक है। इसके ये ऐसे, इसमें नाइट्रोजन क्षारक प्रेजेंट है 3 से 5 और इसमें भी क्या है, नाइट्रोजन क्षारक प्रेजेंट है, ये 5 से 3। अब ये वाला स्ट्रैंड जो है वो भी अपनी कॉपी बना लेगा और ये वाला भी अपनी कॉपी बना लेगा, तो ये वाला भी अपनी ऐसे न्यूक्लियोटाइड सेल के पास बहुत सारे होते हैं, ऐसे कॉपी बना लेगा ऐसे, ठीक है। और ये नीचे वाला भी अपनी कॉपी बना लेगा ऐसे, ठीक है। ये नीचे वाला स्ट्रैंड भी क्या कर लेता है, अपनी कॉपी बना लेता है। तो क्या हुआ कि एक डीएनए जो है उसके दोनों स्ट्रैंड अलग अलग होकर दोनों स्ट्रैंड क्या कर लेते हैं, अपने कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए का फॉर्मेशन कर लेते हैं, जिनमें से एक स्ट्रैंड तो होता है पेरेंट का, देखो ऊपर वाला स्ट्रैंड जो है वो इसी डीएनए का है, तो जिनमें से एक स्ट्रैंड जो है जो नया बनने वाला हाइब्रिड डीएनए है उसकी मैं बात कर रही हूँ, जो नया बनने वाला जो डीएनए है या जो हाइब्रिड डीएनए उसकी बात कर रही हूँ। हाइब्रिड डीएनए के अंदर एक स्ट्रैंड जो है वो तो होता है बच्चों पेरेंट्स का, और जो नया स्ट्रैंड बनता है वो होता है डॉटर स्ट्रैंड, ठीक है। तो एक जो डीएनए है उसमें एक पेरेंट स्ट्रैंड होता है और एक डॉटर स्ट्रैंड होता है, दूसरा जो डीएनए है उसमें भी एक पेरेंट स्ट्रैंड होगा और एक डॉटर स्ट्रैंड होगा, ठीक है। अब इसके लिए बच्चों जो ये अर्धसंरक्षी विधि है इसके लिए एक्सपेरिमेंट भी किया गया था बच्चों, इसको प्रूव करने के लिए कि क्या ये रियल में होता है कि एक स्ट्रैंड जो है वो डीएनए का, किसने, मैथ्यू मसेल्सन और फ्रैंकलिन स्टाहल, 2 साइंटिस्ट थे, उन्होंने ही ये बताया था कि जब डीएनए की कुंडली खुलती है और 2 स्ट्रैंड बनते हैं तो एक स्ट्रैंड, दोनों स्ट्रैंड अपने पूरक डीएनए बनाते हैं, जिनमें एक स्ट्रैंड तो डॉटर होता है और एक जो है वो पेरेंट्स का पहले वाला पुराना वाला ही होता है। फिर इन्होंने ये दे तो दिया, फिर इसने सोचा कि मेरी कोई बात मानेगा या नहीं मानेगा। मैथ्यू मेसेल्सन और फ्रैंकलिन स्टाहल, इन दोनों साइंटिस्ट को नोबेल प्राइज भी मिला गया है इसके लिए, इस अर्धसंरक्षी विधि को बताने के लिए कि अर्धसंरक्षी विधि के अंदर क्या होता है, इसकी पूरी प्रोसेस को बताने के लिए। फिर इन्होंने सोचा कि अपनी बात पे ऐसे तो कोई विश्वास करेगा नहीं, तो इनको तो प्रूफ देना पड़ेगा, तो इन्होंने प्रूफ देने के लिए एक्सपेरिमेंट किया। अब वो एक्सपेरिमेंट क्या था वो मैं बताऊंगी, मैथ्यू मेसेल्सन का और फ्रैंकलिन स्टाहल का एक्सपेरिमेंट, थोड़ा सा बता रही हूँ, ज़्यादा नहीं, मैं आपका ज़्यादा टाइम नहीं लेऊंगी, ठीक है। तो मैथ्यू मेसेल्सन और फ्रैंकलिन स्टाहल का मैं एक्सपेरिमेंट बताती हूँ आपको, चलो। कि उन्होंने क्या किया था। देखो अब आपको पता है नॉर्मल अपने पास नाइट्रोजन का आइसोटोप होता है, उस पे N40 होता है, यही तो होता है नॉर्मल। क्योंकि मैं नाइट्रोजन क्यों बता रही हूँ, डीएनए के पास नाइट्रोजन क्षारक प्रेजेंट है, नाइट्रोजनस बेस है ना, डीएनए के पास क्या प्रेजेंट है बच्चों, नाइट्रोजनस बेस प्रेजेंट है। तो नाइट्रोजनस बेस है तो इसका मतलब उसके पास नाइट्रोजन तो है ही ना, है ना, हाँ है। और नाइट्रोजन जो है वो नॉर्मली N14 होता है, तो ये N14 है, तो उस पर इसने, जैसे ये डीएनए है, ये डीएनए है, तो इसके पास जो नाइट्रोजनस बेस है, जैसे यहाँ A है, फिर T है, फिर C है, फिर G है, ऐसे, तो इन नाइट्रोजनस बेस के पास नाइट्रोजन तो है ही ना। ये नाइट्रोजन N14 वाला है, तो N14 वाला है तो इसने इसको चेंज किया, N14 से इसने इसको N15 वाले में शिफ्ट किया। क्यों किया,
क्योंकि जो नया बनने वाला है उसमें देखेंगे कि आगे N14 वाला नाइट्रोजनस बेस बनता है या N15 वाला बनता है, उसको एक्सपेरिमेंट करने के लिए। तो अब देखो क्या किया, इन्होंने एक ऐसा कल्चर मीडियम लिया जिसमें NH4Cl अमोनियम क्लोराइड का सॉल्यूशन था। ऐसा कल्चर मीडियम लिया, इसमें मैथ्यू मेसलसन और फ्रैंकलिन स्टाहल ने एक ऐसा कल्चर मीडियम लिया जिसमें NH4Cl का सॉल्यूशन था, लेकिन इसमें जो ये N था ना वो N14 ना हो कि क्या था N15, भारी नाइट्रोजन युक्त अमोनियम क्लोराइड का सॉल्यूशन लिया। ठीक है, मैथ्यू मेसलसन और फ्रैंकलिन स्टाहल ने भारी नाइट्रोजन युक्त अमोनियम क्लोराइड का उन्होंने क्या लिया था बच्चों, सॉल्यूशन, भारी नाइट्रोजन युक्त अमोनियम क्लोराइड का सॉल्यूशन लिया। तो इस सॉल्यूशन का किया क्या, इसमें डीएनए को ट्रांसफर कर दिया इस सॉल्यूशन के अंदर, जैसे ये डीएनए ट्रांसफर हो गया यहाँ, इस डीएनए को ट्रांसफर कर दिया। अब ये डीएनए लगातार कॉपी तो बनाएगा, ये डीएनए की नेचुरल है कि डीएनए जो है वो दोनों स्ट्रैंड अलग होंगे, अपने कॉम्प्लीमेंट्री कॉपी बनाएंगे। तो इसने इस डीएनए की कॉपी लगभग 14 से लेके 16 जनरेशन तक करवाई, यानी एक डीएनए जो है वो 20 से 40 मिनट के अंदर डिवाइड होकर नए डीएनए का फॉर्मेशन कर लेता है। ठीक है, एक डीएनए जो है उससे 2 डीएनए बनते हैं तो 20 से 40 मिनट का टाइम लगता है। तो इसने क्या किया, इस डीएनए ने 14 बार रेप्लिकेशन किया और डीएनए बनाए, 14 जनरेशन तक बनाए। तो अब नया डीएनए बनने के लिए अपने को नाइट्रोजनस बेस चाहिए, नाइट्रोजन चाहिए, और वो नाइट्रोजन इसने कहां से यूज किया, इस सॉल्यूशन से, इस कल्चर से। अब इसके पास जो नाइट्रोजन है वो N14 का ना होके कौन सा है, N15 का। तो जितने भी नई जनरेशन वाले डीएनए बने, इन पे नाइट्रोजन युक्त बेस कौन सी हो गई, N15 वाली हो गई। मेरी बात आपको समझ में आ रही है कि जितने भी यहाँ पे जो डीएनए बने थे, उन डीएनए के पास, सभी के पास जो नाइट्रोजन क्षारक में नाइट्रोजन है उन पे N15 था, और नेचुरली क्या था, अपन ने जब डाला था इसमें N14। अब अपने को N14 का डीएनए ना लेके अपन को कौन सा लेना है, N15 का। तो यहां से मान लो इसने ऐसे कॉपी बनाई लगातार, और ये अपने पास डीएनए मिल गया। ये तो था N14 वाला, ये अपने पास कौन सा है, N15 वाला। अपन को चाहिए N15 का ही था। ठीक है, अब समझ में आ गई। ये तो इसने फर्स्ट कल्चर मीडियम के अंदर किया। ठीक है, जो पहला कल्चर मीडियम है, उस पहले कल्चर मीडियम में, फर्स्ट कल्चर मीडियम में उसने ये काम किया था। अब समझ में आया क्या कि इसने क्या किया, मैथ्यू मेसलसन और फ्रैंकलिन स्टाहल ने एक ऐसा कल्चर मीडियम लिया जिसमें अमोनियम क्लोराइड का सॉल्यूशन लिया, और अमोनियम क्लोराइड में नाइट्रोजनस, भारी नाइट्रोजन का यूज किया। फिर बाद में इसने क्या किया, डीएनए को इसमें ट्रांसफर किया। डीएनए ने लगातार लगभग 14 से 16 जनरेशन तक कॉपी बनाई। तो डीएनए ने जितनी भी कॉपी बनाई उनमें नाइट्रोजन अब N15 अरेंज हो गया नाइट्रोजनस बेस के पास, क्योंकि 14 तो यहाँ पे है ही नहीं। कल्चर में अगर 14 होता तब होता। अपन को नाइट्रोजन चाहिए नया डीएनए बनाने के लिए, नाइट्रोजन N15 वाला ही है, तो उसने N15 को काम में ले लिया। अब अपने पास जो डीएनए बने वो N15 वाले बन गए। ठीक है, फिर सेकेंड काम क्या किया इसने एक ऐसा और सॉल्यूशन लिया जिसमें उसने अमोनियम क्लोराइड ही लिया। ठीक है, उसने एक ऐसा और सॉल्यूशन लिया, ऐसा और सॉल्यूशन लिया जिसमें इसने अमोनियम NH4Cl अमोनियम क्लोराइड का सॉल्यूशन ही लिया। लेकिन अब जो ये N था वो N15 का ना होके कौन सा था, N वापस 14, जो कि नॉर्मल नाइट्रोजन होता है, आइसोटोप। ठीक है, अब ये नाइट्रोजन N15 ना होके कौन सा रहा बच्चों, N14 का नॉर्मल नाइट्रोजन आइसोटोप जो है वो रहा। ठीक है, रहा क्या, लिया उन्होंने। अब डीएनए को इस N15 से उसने ट्रांसफर किधर कर दिया, N14 वाले सॉल्यूशन में। ठीक है, कर देते हैं। ये अपन ने इसको ट्रांसफर कर दिया। ये अपने पास N15 वाला डीएनए है और इसके दोनों स्टैंड N15 है, क्योंकि दोनों के पास नाइट्रोजन क्षारक N15 है।
अब इस सॉल्यूशन के अंदर नया डीएनए ही तो बनेगा, नई जनरेशन बनेगी आगे, क्योंकि कॉपी करेगा, लगातार रेप्लिकेशन करेगा। ऐसा ही है ना कि लगातार क्या करेगा बच्चों, रेप्लिकेशन की प्रोसेस करेगा, यानी रेप्लिकेशन करेगा। तो जब ये रेप्लिकेशन करेगा तो आप देखो कि जब ये रेप्लिकेशन करेगा तो ये डीएनए के दोनों स्ट्रैंड अलग होंगे। ये एक स्ट्रैंड यहां पे है और दूसरा स्ट्रैंड यहां पे है, डीएनए के दोनों स्ट्रैंड अलग हो गए। ठीक है, अलग होने के पास इनको अपना कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए बनाना है। अपने जैसे ही डीएनए स्ट्रैंड का फॉर्मेशन करना है, अपने कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए का स्ट्रैंड का फॉर्मेशन करना है, तो इसके लिए इनको न्यूक्लियोटाइड का ग्रुप चाहिए। न्यूक्लियोटाइड में इनको नाइट्रोजन चाहिए। नाइट्रोजन कहां से आएगी, इस सॉल्यूशन से। अब इसके पास जो नाइट्रोजन है वो कौन सी है, N14 वाली है, ना कि N15 वाली है। तो इस जब ये नया डीएनए के दूसरे स्ट्रैंड बने, देखो तो उसमें एक स्ट्रैंड इधर भी तो दूसरा बनेगा ना, इधर भी ऐसे दूसरा स्ट्रैंड बना, तो उनमें एक स्ट्रैंड के पास तो था N14 जो नया बना, उसके पास इधर भी एक स्ट्रैंड जो नया बना उसके पास N14 था। लेकिन जो पुराना था, जो यहां से अपन लेके आए थे फर्स्ट जनरेशन में, वो कैसा हो गया, N15 वाला ही तो था ना। तो अब अपन को पता ही चल गया कि एक तो N14 का स्ट्रैंड है और दूसरा N15 का है, जबकि अपन ने ओरिजिनल N15 का लिया था। तो अगर सेम ही बनना चाहिए तो N15 वाला ही बनना चाहिए, लेकिन N15 ना बन के कौन सा बना, N14 वाला बना। यानी एक स्ट्रैंड तो पेरेंट का होता है और एक स्ट्रैंड नया बनता है, उसको डॉटर स्ट्रैंड बोलते हैं। ये जो है उस प्रोसेस को बोला जाता है बच्चों रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए बाय सेमी कंजर्वेटिव मेथड। ठीक है, क्या बोला जाता है इसको, रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए। डीएनए का रेप्लिकेशन किसके थ्रू, बाय सेमी कंजर्वेटिव मेथड। सेमी कंजर्वेटिव मेथड या सेमी कंजर्वेटिव मेथड के द्वारा डीएनए का रेप्लिकेशन करना। ठीक है, इसके लिए बाद में डीएनए की कुंडली कैसे खुलती है, कैसे ये अलग होते हैं, प्राइमर कैसे चाहिए, डीएनए पॉलीमरेज चाहिए, वो आपको करवाया गया है बार बार में। और आप इसको पूरा सोल्व करना, क्वेश्चन आता है रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए, डीएनए का रेप्लिकेशन कैसे होता है। फिर डीएनए का रेप्लिकेशन होता है, शॉर्ट क्वेश्चन ये भी आ जाता है, ट्रांसक्रिप्शन क्या है। शॉर्ट क्वेश्चन ये भी आ जाता है, ट्रांसलेशन क्या है ना। शॉर्ट क्वेश्चन आपको पूछ लिया जाएगा कि ट्रांसक्रिप्शन क्या होता है, ट्रांसलेशन क्या होता है। तो डीएनए बन गया, डीएनए से इंफॉर्मेशन का एमआरएनए में ट्रांसफर होना ट्रांसक्रिप्शन होता है। ऐसा ही तो है कि कोई भी जो इंफॉर्मेशन है, कोई भी इंफॉर्मेशन हो सकती है, वो कोई भी इंफॉर्मेशन डीएनए से ट्रांसफर हो रही है किसमें, एमआरएनए में। कोई भी इंफॉर्मेशन डीएनए से एमआरएनए में ट्रांसफर हो रही है, जेनेटिक इंफॉर्मेशन, उसको बोलेंगे ट्रांसक्रिप्शन। ठीक है, अब वो इंफॉर्मेशन एमआरएनए में चली गई, फिर क्या होता है कि एमआरएनए से सूचनाओं का यानी जेनेटिक इंफॉर्मेशन का प्रोटीन में ट्रांसफर होना उसको क्या बोला जाता है, ट्रांसलेशन। डीएनए से एमआरएनए बनना ट्रांसक्रिप्शन, एमआरएनए से प्रोटीन बनना ट्रांसलेशन। लेकिन बनना नहीं पड़ते हैं, डीएनए से सूचनाओं का एमआरएनए में जाना ट्रांसक्रिप्शन, एमआरएनए से सूचनाओं का ट्रांसफर होना प्रोटीन के अंदर ट्रांसलेशन। ठीक है, समझ में आया। ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन शॉर्ट क्वेश्चन जो है वो एग्जाम में पूछा जा सकता है। अब 2-3 और जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है उसकी बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करें, इसके बाद के अगर क्वेश्चंस की अपन बात करें तो जो मेंडल के लॉ है, लॉ ऑफ मेंडल, लॉ ऑफ मेंडल, मेंडल के जो लॉ है कितने हैं, 3। मेंडल के द्वारा कितने नियम दिए गए हैं, या आप 12th में भी पढ़ के आते हो, 11th-12th में पढ़ा है आपने। ठीक है, तो ये आपके मेंडल के जो 3 नियम है एग्जाम में पूछे जाते हैं। मोनोहाइब्रिड क्रॉस और डाईहाइब्रिड क्रॉस का एग्जाम्पल लेते हुए, यानी एक संकरण और द्विसंकरण वाले क्रॉस जो है उनका एग्जाम्पल लेके आपसे पूछ सकता है एग्जामिनर। क्या पूछ सकता है कि मेंडल के तीनों नियमों के बारे में बताइए कि मेंडल ने कौन कौन से नियम दिए थे और उनका प्रूफ भी दीजिए। ठीक है,
इसके बाद में आता है नेक्स्ट क्रोमोसोमल म्यूटेशन, यानी गुणसूत्रीय उत्परिवर्तन। क्रोमोसोमल म्यूटेशन यानी गुणसूत्रीय उत्परिवर्तन। गुणसूत्र में अगर थोड़ा सा भी चेंज आ जाए तो क्या क्या हो सकता है, और चेंज जो है वो किस प्रकार से आता है। एन्यूप्लॉइडी क्या होती है, यूप्लॉइडी क्या होती है, ट्राइजोमी क्या होती है, मोनोजोमी क्या होती है। इस टाइप से क्वेश्चन जो आते हैं वो क्रोमोसोमल म्यूटेशन के वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, इसको भी मैं बोल देती हूँ वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। एक वो न्यूक्लियस ये वेरी इंपॉर्टेंट, और एक माइटोकॉन्ड्रिया वेरी इंपॉर्टेंट। ये 4 क्वेश्चन जो है ना, इनमें से 2 क्वेश्चन आपको कंफर्म देखने को मिलेंगे एग्जाम में। क्या पता चारों के चारों ही मिल जाए, आपकी किस्मत की बात है। ठीक है, लेकिन मैं इस पेपर के पूरे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ही लेके आई हूँ। नेक्स्ट क्रोमोसोमल म्यूटेशन के बाद में आता है एबीओ ब्लड ग्रुप, जो भी इजी है, आपको पता है एबीओ ब्लड ग्रुप क्या होता है। 10th नंबर जो क्वेश्चन आता है वो कौन सा आएगा, एबीओ ब्लड ग्रुप, यानी ह्यूमन का जो ब्लड ग्रुप होता है ना, ए बी और ओ, उसके बारे में पूछना या जानना चाहता है जो एग्जामिनर। अगर आपको क्वेश्चन देगा ना कि कौन सा इसमें एंटीजन होता है, कौन सा इसमें कौन से प्रकार की इसमें एंटीबॉडी होती है, ठीक है, तो इस टाइप से आपको बताना है एबीओ ब्लड ग्रुप के बारे में कि ब्लड ग्रुप कौन कौन से होते हैं, एंटीजन एंटीबॉडी कौन सी होती है। इसके बाद में आता है बच्चों साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस, लास्ट है ये, साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस। ठीक है, साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस क्या होती है और इसके 1 से 2 एग्जाम्पल। तो ये आपका नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, लास्ट क्वेश्चन रहेगा। कौन सा बच्चों, साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस क्या होती है और इसके एग्जाम्पल कौन कौन से होते हैं। तो ये मैंने आपको सारे के सारे सेल बायोलॉजी और जेनेटिक्स के क्वेश्चन बताए हैं। ये आपके देखो 11 क्वेश्चन है, इन 11 में से आप देख लेना चाहिए 8 से 9 क्वेश्चन जो है वो एग्जाम में आपको जरूर मिलेंगे। ठीक है, ये जो साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस है, ये वाला एबीओ ब्लड ग्रुप वाला, सारे जो है वो सारे के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक सिंगल भी आप मिस मत करना। ये जो मैंने क्वेश्चन लिखवाए हैं इनको आप मिस मत करना, मैं गारंटी लेती हूँ आपका 90% जो पेपर है इन्हीं क्वेश्चन से सोल्व हो जाएगा बच्चों। ठीक है, 90% जो पेपर है वो इन क्वेश्चन से सोल्व हो जाएगा। ठीक है, तो कुछ स्टूडेंट तो मेरे ऐसे होंगे जो बोलेंगे मैम हमें तो पासिंग मार्क्स ही चाहिए, ऐसे ही क्वेश्चंस बता दो हमें तो, है ना। और कुछ ऐसे होते हैं जिनको स्कोर भी करना होता है बहुत। तो इस टाइप से आप इन क्वेश्चंस को पढ़ना, इनको बार बार में रिवाइज करने की कोशिश करना। और लास्ट टाइम है तो लास्ट टाइम में अगर ज़्यादा से ज़्यादा इन्हीं क्वेश्चन पे ध्यान दोगे तो वो आपके लिए बच्चों बेस्ट रहेगा। ठीक है, क्योंकि यही क्वेश्चन जो है जो आपको स्कोर करवा सकते हैं एग्जाम में, स्कोर करने वाले क्वेश्चन है। ऐसे तो आप चाहे पूरी सेल बायोलॉजी पूरी जेनेटिक्स पढ़ लो, मैं मना नहीं कर रही आपको, लेकिन स्कोरिंग कराने वाले जो क्वेश्चंस है वो यही क्वेश्चंस है। ठीक है, समझ में आ गए आपको सारे क्वेश्चन। तो ये जो थी वो आज की अपनी क्लास थी। नेक्स्ट क्लास जो है उसके अंदर अपन नया टॉपिक लेके आएंगे और नए पॉइंट्स के साथ नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। तो आज की जो क्लास है उसको अपन यहीं पे फिनिश करते हैं बच्चों, अपन मिलेंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर। थैंक यू।